तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, कितने तरह के होते हैं और एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फोटो सिस्टम बना होता है पिगमेंट्स से। तो बहुत सारे पिगमेंट्स मिल करके एक क्लस्टर बनाते हैं इस तरह का। तो कई सारे पिगमेंट्स मिल करके आपस में एक क्लस्टर बना लेते हैं और इन पिगमेंट्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है प्रोटीन्स। तो पिगमेंट के साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पिगमेंट्स है। तो बीच बीच में प्रोटीन्स भी है और ये पिगमेंट और प्रोटीन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम का और भी बहुत सारा नाम होता है। इसका नाम पिगमेंट सिस्टम भी होता है क्योंकि ये कई सारे पिगमेंट्स से मिलकर के बना होता है। और कितने पिगमेंट्स होते हैं एक फोटो सिस्टम में या फिर एक पिगमेंट सिस्टम में? अराउंड 250 से लेकर के 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक फोटो सिस्टम में हो सकते हैं। अब इन पिगमेंट सिस्टम का काम क्या है भाई? पिगमेंट्स का सिंपल सा काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। जो भी सनलाइट आएगी उसको कैप्चर करना। तो अगर इसके ऊपर में सनलाइट आती है तो इस सनलाइट को कैप्चर करना, पकड़ना इसका काम होता है। क्योंकि फोटो सिस्टम का काम है सनलाइट को कैप्चर करना, इसी वजह से फोटो सिस्टम का एक और नाम होता है क्वांटाजोम। फोटो सिस्टम को एक और नाम क्या मिलता है? क्वांटाजोम। अब क्वांटाजोम क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो होती है, सनलाइट जो है या फिर किसी भी तरह की लाइट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वो उसकी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। लाइट में एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में रहती है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। और हर एक पैकेट को हम क्या बुलाते हैं? फोटोन। तो ये एक फोटोन है, ये भी 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 एक फोटोन है। हर फोटोन के साथ में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। तो हर फोटोन के साथ में कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम एक क्वांटम बोलते हैं। और इसी क्वांटम को स्टोर कैप्चर करता है पिगमेंट सिस्टम। इसी वजह से पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम को हम क्वांटाजोम कह करके भी बुला रहे होते हैं। तो ये बात हो गई फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? प्रोटीन प्लस पिगमेंट। और पिगमेंट का काम है लाइट को कैप्चर करना, इसी वजह से इसका नाम है पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम या फिर क्वांटाजोम। अब ये क्वांटाजोम, एक क्वांटाजोम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं या फिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसका एक बार हम स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ते हैं। तो जो एक क्वांटाजोम होता है, कोई सा भी क्वांटाजोम, वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है रिएक्शन सेंटर, और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों का जैसा नाम है वैसा ही इनका काम होता है। जैसे हम एक बार अपना एक एंटीना और उसके सर्वर का डायग्राम बनाते हैं और उनका क्या काम होता है उसको देखते हैं। आपके घर में इस तरह की कुछ एंटीना लगी होगी टीवी वगैरह के लिए या फिर सिग्नल्स के लिए। उस एंटीना का जो शेप होता है वो कुछ कर्व्ड शेप का इस तरह से होता है और बीच में एक प्रोब लगा होता है जो एक्चुअल में सिग्नल को प्रोसेस करता है। अब मान लो कोई भी सिग्नल आता है, वो यहाँ पे फॉल करता है या यहाँ पे फॉल करता है, या मान लो यहाँ पे फॉल करता है या यहाँ पे फॉल करता है, कहीं पर भी फॉल करता है इस प्रोब के अलावा। तो एंटीना क्या करता है? एंटीना उसको भेज देता है इस प्रोब के पास या फिर सेंट्रल जो ये प्रोब है हमारा, इसके पास। ये जाकर के इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आगे ट्रांसफर करता है। मतलब एक्चुअल काम कौन करता है? ये सेंट्रल प्रोब। और ये जो बड़ा सा छतरी है या फिर एंटीना है, इसका काम क्या है? इसका काम है अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले सिग्नल को कलेक्ट करना और उस सिग्नल को इस सेंट्रल प्रोब तक पहुंचाना। अब इसी तरह का काम कुछ रिएक्शन से, मतलब क्वांटाजोम में रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी होता है। जो रिएक्शन सेंटर है वो एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बना होता है। ये किसका बना होता है? एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का।
अगर यहाँ पे एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का रिएक्शन सेंटर बना है, बीच में प्रेजेंट मॉलिक्यूल बना है, तो जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो कितने पिगमेंट्स का बना होगा? जो बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं, ये 250 से 400 बाकी जितने भी हैं, वो सब क्या मिला करके बनाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में तुम्हें क्लोरोफिल ए भी दिखाई देगा, क्लोरोफिल बी भी दिखाई देगा और कैरोटिनॉइड्स भी दिखाई देंगे। कैरोटिनॉइड्स जैसे कि ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स, तो जैसो कि कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। अब इनका अरेंजमेंट अगर हम देखें सिर्फ पिगमेंट बेसिस पे, तो बीच में एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और इसके साइड में बहुत सारे अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर वाले पिगमेंट्स हैं। जिसमें कुछ क्लोरोफिल ए है, कुछ क्लोरोफिल बी है, कुछ बीटा कैरोटीन है, कुछ ज़ैंथोफिल है। ये जितना भी रिएक्शन सेंटर या फिर जो क्लोरोफिल ए बीच में हमने बनाया, इसके बाहर जो भी चीज़ है, ये सब मिला करके क्या बनती है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें मिलने वाले पिगमेंट्स को बुलाया जाता है एंटीना पिगमेंट्स। अब देखो, जैसा हमने अपने ये सिग्नल वाले प्रोब की बात की थी, सेम आपको यहाँ पर भी चीज़ें समझनी है। सनलाइट आएगी, मान लो सनलाइट यहाँ से आ रही है इस तरह से। अब सनलाइट या तो हो सकता है कि डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे फॉल करे। अगर रिएक्शन सेंटर पे फॉल करती है सनलाइट, तो रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट होकर के अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है एक प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। वो प्राइमरी एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा और दूसरे किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा, जो कि हम आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर में। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी सनलाइट यहाँ से आती है, जो सन की रेज है, सन की लाइट है, वो पड़ेगी। अगर वो डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर पे पड़ती है तो रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर को या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भेजता हुआ चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई क्लोरोफिल ए के ऊपर में, रिएक्शन सेंटर के ऊपर में अगर डायरेक्टली लाइट आकर के फॉल करती है। पर अगर लाइट यहाँ पे फॉल करे, मान लो लाइट यहाँ पे आकर के गिरती है या यहाँ पे आकर के गिरती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। जो उसके पास मॉलिक्यूल होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा और ट्रांसफ़र करते हुए अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी को पहुंचा देंगे। जैसे अगर इस वाले पिगमेंट पे लाइट गिरी है तो पहले ये दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा और फिर ये अल्टीमेटली इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो जंप करते हुए अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाती है? अल्टीमेटली पहुंच जाती है बीच में रिएक्शन सेंटर के पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर के पास, क्लोरोफिल ए जो बीच में प्रेजेंट है उसके पास में ही होती है। तो ये काम हो गया रिएक्शन सेंटर का और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स का। अब हम बात करते हैं कि जो फोटो सिस्टम होते हैं, वो फोटो सिस्टम भी टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो हमारे पास में जो फोटो सिस्टम होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। दोनों के अंदर में जो डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ इनका जो रिएक्शन सेंटर्स, जो सेंट्रल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए किस वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ रिलीज करता है।
उस वेवलेंथ में फर्क होता है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम होती हैं। तो यहाँ पर भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा LHC1, यहाँ पर भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा LHC2। जो फर्क आता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन पीक पे आता है कि वो किस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करने के बाद में अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है। जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, जो इसका रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है 700 नैनोमीटर की लाइट पे। ये कब अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? जब इसको 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें इसका रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की लाइट पर अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसी वजह से हम इसके रिएक्शन सेंटर को P700 भी बोलते हैं और यहाँ पे P680 भी बोलते हैं। इनके बगल बगल में हमारे पास में क्या है? बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? ये एक्चुअल में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक तो लाइट को कैप्चर करके बीच तक पहुंचा रही है, पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट्स हैं वो भी अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो एक्चुअल काम होता है वो क्या होता है कि भाई मान लो हर बार तो लाइट 700 नैनोमीटर की आएगी नहीं। अगर 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो डायरेक्ट क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट को ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। पर क्या सनलाइट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर की होती है, या फिर अलग वेवलेंथ्स भी उसमें प्रेजेंट होती है? बिल्कुल प्रेजेंट होती है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं। उसमें 400 नैनोमीटर से लेकर के, अगर हम अपनी विजिबल लाइट की बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसी लाइट आती है जिसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। अब 500 नैनोमीटर की लाइट तो डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा? 500 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा इसके बाहर वाला पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का पिगमेंट। एक बार इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ये एनर्जी किसको भेजेगा? अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को, ये इसके साथ वाले मॉलिक्यूल को, ये इसके साथ वाले मॉलिक्यूल को, और ये अल्टीमेटली इसको भेज देगा। जब ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को लाइट एनर्जी ट्रांसफर करता है तो आपको मालूम है जब भी एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो मान लो ये 500 नैनोमीटर से इसने यहाँ पर भेजा, तो यहाँ जाते हुए लाइट की वेवलेंथ कितनी हो गई? 580। जब इसने दोबारा यहाँ पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हो गई 650। जब इसने दोबारा यहाँ ट्रांसफर किया तो ये हो गई 670, और लास्ट में जब इसने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये हो गई 700 नैनोमीटर। तो क्या अल्टीमेटली जो 500 नैनोमीटर की लाइट को इस वाले पिगमेंट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया था, उसको एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में भेज कर उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? 700 नैनोमीटर में। अब 700 नैनोमीटर पे फिर से क्लोरोफिल ए एक्साइट हो सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ रिलीज कर सकता है। इसी तरह से मान लो एक लाइट आई होती 400 नैनोमीटर की, तो पहले 400 नैनोमीटर की लाइट डायरेक्टली तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो पहले ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ पर एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के पास में इस तरह से मूव करेगी, और जब जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी अल्टीमेटली इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 700 नैनोमीटर। इसी तरह से हम 680 नैनोमीटर के लिए भी बना सकते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है जो 680 से कम है, तो पहले वो पिगमेंट्स के बीच में उसको ट्रांसफर करके किस में कन्वर्ट कर देता है? पहले वो उसको कन्वर्ट कर देता है 680 नैनोमीटर में, और लाइट जो अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए सेंट्रल पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा वो 680 नैनोमीटर की लाइट ही एब्जॉर्ब करने वाला है। तो ये हो गई फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की काम।
और यहाँ पर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि जो फोटोसिंथेटिक रेंज है उसको बढ़ा देना। भाई अगर सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन सेंटर 700 होता तो कौन सी लाइट यूज हो पाती, सिर्फ और सिर्फ 700 नैनोमीटर वाली, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 से लेकर के 699 नैनोमीटर तक तो लाइट वेस्ट जाती। जैसा कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ये 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन सेंटर, तो 400 से लेकर के 679 नैनोमीटर तक तो वेस्ट जाती। लेकिन क्योंकि जो पिगमेंट सिस्टम है या फिर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वो इस वाली लाइट को भी या इस वाली लाइट को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है 618 में, एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है 700 में। तो ये वाली लाइट की रेंज भी प्लांट यूज कर सकता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मेन काम होता है वो फोटोसिंथेसिस में लाइट की वेवलेंथ रेंज को बढ़ाना, कि लाइट किस किस वेवलेंथ रेंज पर हो सकती है इसको इंक्रीज करना। और दूसरा काम होता है क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना। भाई अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में लाइट आ रही है और वो सारी की सारी रिएक्शन सेंटर पे ही पड़ेगी, तो हो सकता है कि रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो जाए, फोटो ऑक्सीडाइज हो जाए, खराब हो जाए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाए। तो एक्सेस लाइट से बचाने के लिए जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स होते हैं, कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर, वो फोटो ऑक्सीडेशन से बच जाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच जाता है। तो ये बात हो गई हमारे लाइट फोटो सिस्टम के फंक्शन की, फोटो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शन की। अब लोकेशन कहाँ पर पाए जाते हैं ये फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम कहाँ पर पाए जाते हैं? फोटो सिस्टम के अंदर जितने भी पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी हैं, वो हमेशा नॉन पोलर होते हैं, मतलब वो वाटर से दूर भागते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अगर ये नॉन पोलर नेचर के हैं तो मतलब ये साइटोप्लाज्म में या फिर सेल के अंदर किसी कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन की फॉर्म में तो रह नहीं सकते। तो इन्होंने क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसमें धसे हुए रहते हैं। अब लिपिड की मेम्ब्रेन तो नॉन पोलर नेचर की होती है, तो जब लिपिड की मेम्ब्रेन में ये धसे हुए रहेंगे तो ये भी नॉन पोलर नेचर के हैं और लिपिड की मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर नेचर की है, तो वहां पर वो एम्बेडेड रहेंगे। अब कौन सी लिपिड मेम्ब्रेन में ये एम्बेडेड रहते हैं? तो ये बेसिकली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट बनाएं तो आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट का जो इनर कंपार्टमेंट होता है, जो स्ट्रोमा पार्ट होता है, ये वाला स्ट्रोमा, उसके अंदर में बहुत सारे थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह के। ये हमने सेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से देखा था। ये थैलेकॉइड्स होते हैं। अब ये थैलेकॉइड्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये इनकी मेम्ब्रेन है। इसी मेम्ब्रेन को अगर हम बड़ा करके देखें तो इसी मेम्ब्रेन में हमारे फोटोसिस्टम लोकेटेड रहते हैं। सो अगर हम इसी मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखें, ये एक सिंगल थैलेकॉइड है और सिंगल थैलेकॉइड की लेयर कैसी किससे बनी होगी? लिपिड की बाइलेयर से। भाई कोई भी मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर से ही बनी होती है। तो ये भी हमारी किसकी बनी होगी? लिपिड की बाइलेयर से। अब इसी लिपिड की बाइलेयर के अंदर में जो नॉन पोलर एनवायरमेंट बनता है, बाइलेयर कैसी होती है? नॉन पोलर। इसी नॉन पोलर एनवायरमेंट में हमारे पिगमेंट सिस्टम इस तरह से क्लस्टर बना करके रहते हैं बहुत सारे। ये एक पिगमेंट सिस्टम हो गया।
ये दूसरा पिगमेंट सिस्टम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे पिगमेंट सिस्टम हमारे प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो कुछ यहाँ पे इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ये है पिगमेंट सिस्टम, ये है पिगमेंट सिस्टम। ये पिगमेंट सिस्टम, ये पिगमेंट सिस्टम। ये पिगमेंट सिस्टम। तो ये पिगमेंट सिस्टम कहाँ धसे हुए रहते हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब पिगमेंट सिस्टम भी तो दो तरह के थे, फोटो सिस्टम 1 था और फोटो सिस्टम 2 था। ये फोटो सिस्टम 1 और 2 की जो लोकेशन होती है वो भी अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती है। जो फोटो सिस्टम 1 है वो हमेशा किस साइड पे प्रेजेंट होता है? नॉन अप्रीज्ड साइड। ऐसी साइड जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में सैंडविच नहीं हो रखी है, ऐसी साइड जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में सैंडविच नहीं हो रखी है, जो ओपन है, जो एक ही है, जैसे ये वाली। यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे होंगे? फोटो सिस्टम 1। वहीं पर अगर फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है सैंडविच वाली साइड पे, जहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स आपस में आकर के अप्रीस हो जाती हैं। दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो जगह बचती है, जो सैंडविच स्पेस है, उसके बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर जो पिगमेंट सिस्टम होंगे वो किस तरह के होंगे? फोटो सिस्टम 2। अब अगर ध्यान से देखें तो अप्रीज्ड सरफेस और नॉन अप्रीज्ड सरफेस आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? जो ये स्ट्रोमा थैलेकॉइड है, जो स्ट्रोमा लैमेली है, यहाँ पर तो हमेशा ही नॉन अप्रीज्ड सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर में दूसरा थैलेकॉइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमेशा नॉन अप्रीज्ड सरफेस, सैंडविच कभी भी नहीं बन सकता। तो जो थैलेकॉइड स्ट्रोमा थैलेकॉइड होते हैं, यहाँ पे हमेशा फोटो सिस्टम 1 ही देखने को मिलते हैं। फोटो सिस्टम 2 स्ट्रोमा थैलेकॉइड में, स्ट्रोमा लैमेली में देखने को नहीं मिलते। अब बात करते हैं ग्रेना की। ये जो हमारे पास में ग्रेना है, तो ग्रेना में हमें जो नॉन अप्रीज्ड साइड है, जो धसी हुई नहीं है, जो सैंडविच नहीं बना रही है, यहाँ पे क्या होगा? फोटो सिस्टम 1। लेकिन ऐसी साइट जो सैंडविच बना रही है, जैसे ये वाली, ये सैंडविच बन रही है, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के ऊपर सैंडविच बना रही है, तो यहाँ पर कौन सा फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम 2। तो जो ग्राना है, इस ग्राना में ध्यान से देखेंगे तो फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है। जबकि अगर हम स्ट्रोमा थैलेकॉइड की बात करें, स्ट्रोमा लैमेली की बात करें, इस वाली की बात करें थैलेकॉइड की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 देखने को मिलता है। तो ये पोजीशन की बात है फोटो सिस्टम की।